यूरोप में हथियारों का इंपोर्ट 5 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में जंग शुरू होने से पहले ही यूरोपियन मुल्कों में भारी तादाद में हथियारों की खरीदारी शुरू हो गई थी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपियन मुल्क अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जंग शुरू होने से पहले ही यूरोप हथियार के इंपोर्ट का गढ़ बन चुका था। सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि 2017 से 2021 के बीच इसके पिछले 5 साल के मुकाबले में दुनिया भर में हथियारों के एक्सपोर्ट में 4.6% की कमी देखी गई थी, लेकिन यूरोप में 19% की बढ़ोतरी हुई थी। जानकारों के मुताबिक अब यूरोप हथियार बेचने का नया गढ़ बन चुका है और ये बढ़त थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा हो रही है। यूरोप को नए हथियार चाहिए और अहम बात यह है कि इन हथियारों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करके अमेरिका से आएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने चीन से फौजी और फाइनेंशियल मदद मांगी है, लेकिन अमेरिका ने सैंक्शन से बचने में रूस की मदद करने को लेकर चीन को वार्निंग दी है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि रूस ने ब्लैक सी के तट को अपने कंट्रोल में करके यूक्रेन को इंटरनेशनल समुद्री कारोबार से अलग थलग कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक पत्रकार ब्रेंट रेनॉल्ट की कायव के बाहर इरपिन में गोली लगने से मौत हो गई है। यूक्रेन जंग को कवर कर रहे किसी फॉरेन जर्नलिस्ट की मौत का यह पहला वाकया है। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग का आज 19वां दिन है। जंग सिर्फ हथियारों की ही नहीं है, बल्कि देशों के बीच जुबानी जंग और वार्निंग का दौर भी जारी है। जबकि यूक्रेन पर रूस के हमले ने यूरोपियन मुल्कों में डर को और बढ़ा दिया है और वो F-35 जैसे लड़ाकू विमान, मिसाइल और गोला बारूद वगैरह पर खर्च बढ़ाने की तैयारियां कर रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने ऐलान किया है कि वो अपनी फौजी ताकत बढ़ाने पर ज्यादा खर्चा करेंगे। इनमें यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी भी शामिल है, जिसने हाल ही में अपने ऐतिहासिक पॉलिसीज में बदलाव करते हुए फौजी खर्च बढ़ाने का ऐलान किया है। डेनमार्क और स्वीडन ने भी ऐसा ही ऐलान किया है। जानकारों के मुताबिक यूरोप के चलन में तब्दीली 2014 में रूस की तरफ से क्रीमिया पर कब्जा लेने के बाद ही शुरू हो गई थी और अब उसके असर नजर आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में ग्लोबल हथियार के कारोबार में यूरोप का हिस्सा 10% से बढ़कर 13% हो गया है और आने वाले वक्त में ये और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि हथियार समझौतों के दौरान बढ़ती जाने वाली सीक्रेसी और बिना पैसों के बांटे जाने वाले हथियारों के चलते सटीक आंकड़े हासिल कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जानकार मानते हैं कि दुनिया का सालाना हथियारों का कारोबार 100 अरब डॉलर यानी लगभग 76 खरब रुपए से ज्यादा का है, जो कि अब और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच आज फिर से नई उम्मीदों के साथ बातचीत शुरू होगी। रूस की तरफ से दिमित्री पेस्कोव और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोदोलियाक ने भी क्रेमलिन के बयान को कंफर्म किया है। सोशल मीडिया पर पोदोलियाक ने कहा है कि रूस पॉजिटिव तौर पर दोबारा जुड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि रूस अब उसे लेकर दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उसे पहले से ज्यादा अच्छे से समझ रहा है और रूस यूक्रेन के हालात को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सेंसिटिव भी है। दूसरी तरफ जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद से अब तक रूसी फौजी टुकड़ियों ने यूक्रेन के कई शहरों और गांवों पर कब्जा कर लिया है। इन इलाकों में फंसे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, जबकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने की एक बार फिर से अपील करी है। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो कभी नेटो के इलाकों में भी रूस के बम गिर सकते हैं। वहीं चीन से रूस को फौजी मदद मिलने की रिपोर्ट्स पर अमेरिका में चीनी एम्बेसी के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि चीन का मकसद यूक्रेन में जंग को बेकाबू होने से रोकना है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने चीनी स्पोक्स पर्सन लियू पेंग्यू के हवाले से लिखा है कि यूक्रेन के हालात वाकई संजीदा हैं
और अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस टेंशन भरी सिचुएशन को और बिगड़ने या अनकंट्रोल होने से रोकना है। तो यहां पर आपको बता दूं कि इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेरिकी ऑफिसर्स ने बताया है कि रूस चीन से फौजी और फाइनेंशियल मदद मांग रहा है। इन रिपोर्ट्स के बारे में अमेरिका की चीनी एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन से पूछे जाने पर उसने जवाब दिया कि उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सुना, जबकि अमेरिका पहले ही चीन को वार्निंग दे चुका है कि अगर उसने सैंक्शन से बचने में रूस की मदद करी तो उसे गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। वैसे चीन ने अब तक रूस यूक्रेन जंग में न्यूट्रल दिखने की कोशिश करी है और रूस के हमले को क्रिटिसाइज करने से इनकार भी किया है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलीवन ने कहा है कि अगर चीन ने रूस की मदद करी तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। सलीवन आज चीन के सीनियर डिप्लोमेट यांग जिएची से रोम में मिलने वाले हैं। इससे पहले जैक सलीवन ने न्यूज चैनल CNN को संडे को बताया था कि रूस की यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग के बारे में चीन पहले से ही जानता था। भले ही उसे प्लानिंग के डिटेल्स के बारे में पूरी जानकारी ना हो, लेकिन अमेरिका इस बात पर नजर बनाए हुए है कि चीन किस हद तक रूस की मदद करता है और अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो चीन पर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। सलीवन मंडे को ही चीनी ऑफिसर्स से मिलने वाले हैं। हालांकि ये बैठक पहले से तय थी और इसका मकसद अमेरिका और चीन की सरकारों के बीच बातचीत को बढ़ाना और दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच राइवलरी पर चर्चा करना है। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जाओ लिंजिया ने कहा है कि बैठक का मकसद उस अहम सहमति को लागू करना है जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच नवंबर में हुई वर्चुअल बैठक में बनी थी। बीजिंग के एक थिंक टैंक के चीफ और चीनी सरकार के सलाहकार वांग हुआऊ ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे एक आर्टिकल में कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने के लिए चीन रणनीतिक तौर से सटीक जगह पर है। और भले ही वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ लोगों को यह ख्याल दिलचस्प ना लगे, लेकिन रूसी नेता को चीन की मदद से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपने ऊपर लगे सैंक्शंस पर जवाबी कार्रवाई की वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर वेस्ट उसके तेल और गैस का बायकॉट करना चाहता है तो वो इसके लिए तैयार हैं और रूस को पता है कि ऐसे हालात में उसे अपनी एनर्जी सप्लाई कहां भेजनी है। 1991 में सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के बाद से रूस की इकोनॉमी अभी सबसे सीरियस हालात में है। यूक्रेन पर हमले के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस की करीब करीब समूची फाइनेंशियल और कॉरपोरेट सिस्टम पर बैन लगा दिया है। अब रूस ने जवाबी रिएक्शन की वार्निंग दी है। तो यहां पर आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर हुए हमले के जवाब में 8 मार्च को रूसी तेल और बाकी एनर्जी के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और इसी हफ्ते रूस ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रोकते हैं तो तेल की कीमत $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। रूस का कहना है कि यूरोप एनुअली 50 करोड़ टन तेल का इस्तेमाल करता है। इसका लगभग 30% हिस्सा रूस एक्सपोर्ट करता है और साथ ही वो 8 करोड़ टन पेट्रोकेमिकल का भी एक्सपोर्ट करता है। 8 मार्च को ही रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने टीवी पर अपने एक प्रोग्राम के दौरान वार्निंग दी थी और कहा था कि यह बिल्कुल साफ है कि रूसी तेल का बायकॉट करने से इंटरनेशनल बाजार को बेहद सीरियस नतीजे भुगतने होंगे। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर है। वो इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वो नेचुरल गैस का भी बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। रूस की कमाई का एक बड़ा हिस्सा यही फ्यूल के एक्सपोर्ट से आता है। 2011 से 2020 के बीच रूस के बजट का लगभग 43% हिस्सा तेल और गैस से मिले रेवेन्यू से आया था। रूस के तेल के प्रोडक्शन की कैपेसिटी 1.13 करोड़ बैरल पर डे है। रूस करीब 34.5 लाख बैरल पर डे का घरेलू इस्तेमाल करता है और 70 लाख बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर डे एक्सपोर्ट करता है।
पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने जितने कच्चे तेल का इंपोर्ट किया था उसमें से लगभग 1/4 हिस्से की सप्लाई रूस ने करी थी। लेकिन अब यूरोप हथियार इंपोर्ट करने का गढ़ बनने जा रहा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।